HIC 112 History of India 7, in which we are going to cover history of India from 1605 to 1750. ठीक है, दिस इज द कवर पेज ऑफ द सब्जेक्ट. आई हैव एडेड दिस स्लाइड सो दैट यू गाइज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि आप लोग सही चीज पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो. वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 8 यूनिट्स इन दिस सब्जेक्ट एंड टुडे वी हैव टू स्टडी 9th यूनिट एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट. बहुत छोटा सा भी है, जल्दी खत्म हो जाएगा. नाउ यूनिट 9, ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस. तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन कौन सी थी? अगर आप अभी भी अपने आसपास देखोगे तो आपको कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज दिखती हैं, जैसे बनियाज, मारवाड़ीज. ठीक है, तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज है. क्या कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस थी, जैसे हुंडी का आप लोगों को पता चलेगा इसमें. तो देखते हैं, शुरू करते हैं. ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान क्या होता है कि इनलैंड ट्रेड और ओवरसीज ट्रेड जो है दोनों हो रहा होता है, और मर्चेंट्स जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था. अब जो मर्चेंट वो स्मॉल कोई पेडलर हो या फिर कोई लार्ज इंटरनेशनल ट्रेडर हो, दोनों फायदे में थे. Various specialized groups like brokers and sarrafs played crucial role in facilitating transactions. ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस जो थे वो बहुत ज्यादा हमारे पास वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल थी कि कोई एक इंसान अगर किसी एक ए पोजीशन पे ये जाकर के कुछ बिजनेस कर रहा है, तो अगर उसको बी पोजीशन पे अपना सामान भिजवाना है या फिर अपने जो पैसे हैं वो ट्रांजैक्शन करवाने हैं, तो ये जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करे थे? ब्रोकर्स या फिर जो सराफ्स थे, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करे थे कि ठीक है, जो ट्रांजैक्शन है हम आपका कर देंगे. ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ लार्ज स्केल ट्रेड स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वंस. तो जो एक्सपेंशन होता है लार्ज स्केल ट्रेड का, उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कॉमर्शियल सिस्टम जो है वो तो स्ट्रांग होता ही है, साथ साथ नए कॉमर्शियल सेक्टर्स भी ओपन होते हैं. इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसे कि बैंकिंग है, बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको हुंडी कहते हैं, और या फिर मनी लेंडिंग जो है ये वाइड स्प्रेड हो जाती है. देखो, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हम लोगों को पढ़ना ही इस चैप्टर में क्या है? फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस इन ट्रेडिंग कम्युनिटीज. तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है. बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हुंडी कह रहे हैं. देखो, अभी क्या है कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है बैंकिंग में, जैसे कि हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग कर ली, हम लोगों ने एटीएम से पैसे निकाल लिए, हम लोग बैंक जाके पैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, हम लोग डीडी के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. लेकिन पहले के टाइम में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी. उस टाइम पे एक सिस्टम चला करता था जिसको कहते थे हुंडी. ठीक है, आई विल ट्राई टू पुट अ पिक्चर ऑफ अ हुंडी हियर. देखो, बेसिकली हुंडी ना एक काइंड ऑफ, तुम समझ लो कि चेक होता था, जिसको पुराने जमाने का एटीएम भी कहते हैं. वो क्या है ना कि बेसिकली एक पेपर में तुमको लिख करके दे देंगे कि हाँ, इस इंसान को इतने पैसे देने हैं. ठीक है, तो ये उसका पेपर हो गया, ये प्रूफ हो गया एक पर्टिकुलर ए इंसान का. ठीक है, देखो अब ये पेपर इसको मिलेगा कहाँ से? मान लो कि एक एक्स नाम का एक हुंडी वाला है इधर. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि इसके पास ये इधर एक्स है और इधर वाई है. ठीक है, तो ए इंसान जाएगा एक्स इंसान के पास और बोलेगा, कैश देगा. ए इंसान एक्स इंसान को कैश देगा, 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए, वॉट एवर. ठीक है, और बोलेगा कि ये जो चीज है ये मुझे चाहिए, ये अभी मैं भोपाल में हूँ, मुझे ये चीज चाहिए मुंबई में. ठीक है, तो एक्स बोलेगा अच्छा ठीक है, ये लो हुंडी. एक्स इसको बना करके देगा हुंडी और बोलेगा कि ये इस वाई इंसान के पास जाना और ये हुंडी दिखाना, वो तुमको कुछ मिनिमम चार्जेस लेकर के 5 लाख रुपए दे देगा. ठीक है, तो बेसिकली जिस तरह से चेक वाला जो सिस्टम है ना, तो ये इसी तरह से कुछ काम करता है. चेक समझ लो, एटीएम समझ लो. तो ये पुराने जमाने का एक बैंकिंग सिस्टम था. ठीक है, अब मनी लेंडिंग मतलब कि पैसे उधार पे देना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं. एडिशनली सिस्टम्स ऑफ ट्रेडिंग पार्टनरशिप एंड इंश्योरेंस वर इंट्रोड्यूस्ड. साथ ही साथ ट्रेडिंग पार्टनरशिप, जैसे कि मिल करके कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस का जो सिस्टम है कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, उसका इंश्योरेंस करो, प्रीमियम पे करो, और अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वी विल पे फॉर यू एंड ऑल. ठीक है, हम लोग आपके जो भी खर्च है उसको देख लेंगे. तो ये सारी चीजें शुरू होती हैं. रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियाज कमर्शियल इकोनॉमी. ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से जो इंडिया का इकोनॉमी था वो धीरे धीरे फ्लॉरिश कर रहा था, सोफिस्टिकेटेड बन रहा था, मतलब कि हिसाब से चल रहा था, एक लाइन में चल रहा था, उसका अपना एक इंस्टीट्यूशन था. पर्सनल ऑफ ट्रेड.
ठीक है। द ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी इन मेडिवल इंडिया अट्रैक्टेड मेनी ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक ट्रेडिंग, मनी लेंडर्स एंड ब्रोकरेज। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी इंडियन ट्रेड की मेडिवल टाइम्स में, वो बहुत सारे प्रोफेशंस को अट्रैक्ट करती थी, या फिर कह सकते हैं उसमें बहुत सारे प्रोफेशंस की जरूरत थी, जैसे कि ट्रेडर्स की जरूरत थी, मनी लेंडर की जरूरत थी और ब्रोकर्स की जरूरत थी। दीज ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स के जो लोग हुआ करते थे, वर्स नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, ऑफन वन पर्सन परफॉर्म मल्टीपल रोल्स। और जरूरी नहीं था कि अगर कोई एक इंसान ब्रोकर है तो वो ब्रोकर ही होगा, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर मनी लेंडर है तो वो मनी लेंडर ही होगा, हो सकता है कोई इंसान तीनों ही हो। ठीक है, तो मर्चेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ ट्रेड असिस्टेड बाय सर्राफ्स, मनी लेंडर्स एंड ब्रोकर्स। मर्चेंट्स जो थे वो एक तरह से बैकबोन थे, व्यापारी जो थे वो बैकबोन थे ट्रेडिंग का, जिनको असिस्ट कौन करते थे? मनी चेंजर्स, जिसको सराफ कहते हैं, या फिर मनी लेंडर्स, या फिर ब्रोकर्स। ठीक है, merchants came from diverse backgrounds, though theoretically associated with the Vaishya Varna. People from money castes engaged in trade. Regional specialization of merchant communities was common. देखो, merchants जो थे वो वाइड बैकग्राउंड से आते थे, मतलब उनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत डाइवर्स था, अलग अलग बैकग्राउंड के वो हो सकते थे। थियोरेटिकली ये कहा जा सकता है जो वर्ण व्यवस्था है भारत की, उसके हिसाब से, जैसे कि ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्यास, देन शूद्र, तो जो वैश्या कम्युनिटी थी वो स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के लिए इसको रिलेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नेसेसरीली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोग जो थे वो भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे। और रीजनल स्पेशलाइजेशन भी मर्चेंट्स के पास हुआ करता था, मतलब कि किसी रीजन के मर्चेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, प्रोड्यूस के लिए अपना स्पेसिफिक व्यापार किया करते थे। Banjar. The Banjaras were itinerant traders who transported goods like grain, pulses, sugar and salt between villages, towns and regions. ठीक है, देखो हम लोगों ने थोड़ा पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसको ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत थी, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती थी। तो ये बंजारे लोग क्या किया करते थे कि गुड्स को, जैसे कि गेहूं हो गया, दालें हो गई, या फिर शुगर है, जो कुछ भी है, उसको गांवों में, शहरों में और दूसरी जगहों तक में पहुंचाया करते थे घूम घूम करके। ठीक है, दे मूव्ड इन लार्ज कारवान्स कॉल्ड तंदाज, ईच लेड बाय अ नायक। ये बहुत बड़े कारवां में, अभी भी आप अगर किसी कभी बंजारों के ग्रुप को देखोगे तो वो एक बहुत बड़े कारवां में घूमा करते हैं और उनका एक नायक हुआ करता है। दे वर क्रूशियल इन लिंकिंग रूरल एंड अर्बन मार्केट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कम्युनिटी हुआ करती थी, क्योंकि ये रूरल मार्केट को अर्बन मार्केट से कनेक्ट करती थी। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे यूज्ड ऑक्सन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ऑपरेटेड वाइडली इन नॉर्थ इंडिया। तो हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे वो दोनों ही बंजारों का सहारा लिया करते थे, और साथ ही साथ ये गधों का इस्तेमाल करते थे कि जो ट्रांसपोर्ट है उसको वो लोग मतलब कैरी करवा सके उन जानवरों के द्वारा। और ये जो प्रैक्टिस थी ये नॉर्थ इंडिया में कुछ ज्यादा ही फेमस थी। Similar groups included the Nahmardis in Sindh and Bhotiyas in the हिमालयन रीजन। तो सेम काम क्या करते थे नहमरदियास और ये भोतियास अलग अलग जगह में, जैसे कि नहमरदियास जो थे वो सिंध में ये काम किया करते थे और भोतियास जो थे वो हिमालयन रीजन में ये काम करते थे। ठीक है, नाउ थर्ड, मर्चेंट्स इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन के जो अपने अपने मर्चेंट्स थे, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में और दक्कन में जो बनिया है और जो मेनली हिंदूज या फिर जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मर्चेंट क्लास को लीड किया करते थे। सब ग्रुप्स लाइक अग्रवाल्स एंड ओसवाल्स वर प्रोमिनेंट। ठीक है, तो दोनों कम्युनिटी में, बनियाज में और बनिया कम्युनिटी जो है वो हिंदूज में और जैन्स में हुआ करती थी। दो कुछ मेन कास्ट के लोग, जैसे कि अग्रवाल्स और ओसवाल्स जिनका टाइटल होता है, वो लोग इन कामों में मतलब कि मर्चेंट, मतलब कि व्यापार में ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे। ठीक है, मारवाड़ीज फ्रॉम मारवाड़ वर एक्टिव अक्रॉस इंडिया एंड बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट ग्रुप मेंटेनिंग कास्ट बॉन्ड्स थ्रू महाजन्स। ठीक है, देखो क्या होता है कि मारवाड़ीज जो है ये मारवाड़ रीजन से आते हैं और ये इंडिया में इतने प्रोमिनेंट है कि अभी भी अगर हम लोग कभी सुनते हैं कि ओके मारवाड़ी, देन मारवाड़ीज आर इक्वल टू बिजनेस। ठीक है, तो मारवाड़ीज जो है अक्रॉस इंडिया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट ग्रुप बन जाते हैं और इनका जो कास्ट का बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हम लोगों ने पहले वाले यूनिट में पढ़ा भी कि जो
किनशिप के साथ जो मर्चेंट अपना काम कर रहा है, मतलब किन्स के साथ काम कर रहा है, तो उसका जो व्यापार है अच्छे से फ्लोरिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रस्ट है ना। तो महाजन्स जो है, महाजन्स की काउंसिल की वजह से इनका जो कास्ट का बॉन्ड है वो भी मेंटेन होता है। तो ये इवेंचुअली एक बहुत इन्फ्लुएंशियल मर्चेंट ग्रुप बनते हैं। European travelers like Linstoschen and Travelnier praised their accounting skills and business acumen। मतलब कि इन दोनों यूरोपियन ट्रैवलर्स ने भी जो मारवाड़ीज का जो अकाउंटिंग स्किल था, उनका जो बिजनेस का तरीका था, उसको प्रेज किया। दे डेल्ट इन डाइवर्स कमोडिटीज। वो अलग अलग तरह की कमोडिटीज के साथ डील करते थे, जैसे कि ग्रेन है, टेक्सटाइल है, मेटल है, ज्वेल्स है। एंड ऑफन एक्टेड एज मनी लेंडर एंड शिप ओनर्स। तो ये शिप ओनर्स भी हुआ करते थे, मनी लेंडर्स भी हुआ करते थे। हम लोगों ने पहले भी देखा ना कि जरूरी नहीं है कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस ही करेगा, मनी लेंडर भी हो सकता है या फिर वो ब्रोकर भी हो सकता है, सराफ भी हो सकता है। ठीक है। पंजाब रीजन में जो खत्रीज है वो मेजर कम्युनिटीज हुआ करती थी बिजनेस के लिए। ठीक है, विथ मेंबर्स अमंग हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स। और खत्रीज में हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स भी आते थे। गुरु नानक हिमसेल्फ वाज अ खत्री। ठीक है, गुरु नानक जो थे वो स्वयं एक खत्री थे, मतलब खत्री कम्युनिटी से आते थे। द मुल्तानीज वर एक्टिव ट्रेडर्स इन दिल्ली, पंजाब एंड सिंध ड्यूरिंग द 13th एंड 17th सेंचुरी। जो मुल्तानीज थे, जो मुल्तान से आया करते थे, वो दिल्ली, पंजाब और सिंध के इलाके में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर में क्या हो रहा होता है कि द बोहराज mostly Muslim merchants of Gujarat were wealthy and urban based with settlements in Ujjain and Burhanpur। तो जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे, जैसे कि गुजरात का एरिया है, वहाँ पे मुस्लिम मर्चेंट्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट थे। वहाँ पे शहरों में उनके घर हुआ करते थे। ये इनका जो सेटलमेंट था वो स्पेशली उज्जैन और बुरहानपुर वाले एरिया में था। अदर मुस्लिम ट्रेडिंग ग्रुप्स इंक्लूडेड। कुछ और मुस्लिम ट्रेडिंग ग्रुप्स भी थे, जैसे कि खोजा और कुची मेमन्स। ये वेस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग इनका बिजनेस हुआ करता था। आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसी खोजा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है। नाउ साउथ इंडिया, सेवरल इंपॉर्टेंट मर्चेंट ग्रुप्स डोमिनेटेड द सदर्न ट्रेड नेटवर्क। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रुप्स हैं सदर्न इंडिया में, उन्होंने साउथ इंडिया के पूरे ट्रेड नेटवर्क को डोमिनेट किया। पहला है चेट्टीज, वेल्दी मर्चेंट्स, जिनका नाम जो है वो श्रेष्ठी, मतलब कि शेठ से आता है। चेट्टीज या फिर चेट्टियार्स, ये वेल्दी मर्चेंट्स हुआ करते थे। इनका जो नाम है वो सेठ या फिर श्रेष्ठी से डिराइव हुआ है। कोमातीज, तेलुगु स्पीकिंग ट्रेडर्स हुआ करते थे, ब्रोकर इन टेक्सटाइल एंड इनलैंड ट्रेडिंग, मतलब कि ये डोमेस्टिक ट्रेड किया करते थे, कपड़े बेचा करते थे। चुलियाज, डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, ये अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। द माराकरियाज वर द वेल्थीएस्ट, और इसमें जो माराकरियाज थे वो सबसे ज्यादा अमीर हुआ करते थे। इंगेज्ड इन कोस्टल एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, ये कोस्ट से ट्रेड किया करते थे, मतलब कि समुद्र का व्यापार किया करते थे। साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया से इनका ट्रेड नेटवर्क स्ट्रांग था। ठीक है। ऑपरेटिंग इन पोर्ट्स लाइक नागपट्टनम, पोर्टोनोवो एंड मदुरा, इन पोर्ट से ये ऑपरेट किया करते थे। ओके। साउथ इंडियन ट्रेडर्स में आते हैं परावास, जो कि क्रिश्चियन कोस्टल ट्रेडर्स थे, जो कि एक्टिव थे कोरोमंडल मतलब कि जो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है, साउथ ईस्टर्न रीजन, तमिलनाडु वाला जो रीजन है, वहां पे कोरोमंडल या फिर देन मालाबार एंड साइलॉन स्पेशलाइज्ड इन ब्रोकरेज। तो ये जो क्रिश्चियन ट्रेडर्स थे इन एरियाज में एक्टिव थे, प्लस इनका जो स्पेशलाइजेशन था वो ब्रोकरेज में था। ठीक है, ब्रोकर थे ये लोग। नाउ Mopila Muslims of Indo-Arab origin, major maritime traders on the Malabar coast and Bay of Bengal। तो ये मुस्लिम ट्रेडर्स थे जो कि इंडो अरब ओरिजिन के थे। ठीक है, मतलब कि इंडिया और अरब दोनों में इनका ओरिजिन मिलता है। इनका मेन जो काम था वो था कि मैरीटाइम ट्रेडर्स थे, मालाबार रीजन में ये काम किया करते थे, बे ऑफ बंगाल में भी इनका बिजनेस था। गुजराती मर्चेंट्स ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ प्रेजेंस इन मद्रास एंड नियर बाय रीजन्स। ठीक है, गुजरातीज आर इक्वल टू बिजनेसमैन। तो गुजरातीज जो थे इन्होंने साउथ इंडिया में भी अपना प्रेजेंस स्ट्रांग करके रखा हुआ था। फॉरेन मर्चेंट्स देखें तो अपार्ट फ्रॉम यूरोपियंस, सेवरल फॉरेन ट्रेडिंग कम्युनिटीज ऑपरेटेड इन इंडिया। तो यूरोपियंस के अलावा भी बहुत सारे अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे अलग कम्युनिटीज भी, कंट्रीज के लोग भी इंडिया में एक्टिव थे और ट्रेड किया करते थे। जैसे कि आर्मेनियंस, ये प्रोमिनेंट थे बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, ट्रेड किया करते थे टेक्सटाइल्स और टोबैको में। ठीक है।
खोरानीज, अरब्स एंड इराकीज फ्रिक्वेंटली ये इंडियन मार्केट्स में आया करते थे, पार्टिसिपेट करते थे रीजनल और ओवरसीज ट्रेडिंग में। The 17th century Indian trade network was vast and diverse। तो 17th century में इंडिया का मार्केट एकदम वास्ट और डाइवर्स था, मतलब बहुत बड़ा था, बहुत तरह की चीजें मिला करती थी। इसको सपोर्ट किया जाता था न्यूमरस रीजनल एंड फॉरेन मर्चेंट कम्युनिटीज के द्वारा। ठीक है, ईच ग्रुप कंट्रीब्यूटेड टू द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, लिंकिंग विलेजेस टू ग्लोबल मार्केट्स एंड शेपिंग द सब कॉन्टिनेंट्स कमर्शियल हिस्ट्री। ठीक है, तो बात यहाँ पे बहुत सिंपल सी है कि वास्ट और डाइवर्स जब किसी चीज का नेचर होता है तो वाइब्रेंसी ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी में थी, मतलब हर एक चीज अवेलेबल थी जो उस समय का नीड था। तो ग्लोबल मार्केट जो था वो बहुत अच्छे से लोकल मार्केट से लिंक था, क्योंकि लोकली ही चीजें प्रोड्यूस हो रही थी और वो ग्लोबल मार्केट में जा रही थी। ठीक है, मनी लेंडर्स। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं मनी लेंडर्स के बारे में। इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रेडिशनल मर्चेंट्स सच एज बनियास परफॉर्म्ड अ डुअल रोल एक्टिंग बोथ एज अ ट्रेडर एंड एज मनी लेंडर्स। ठीक है, तो जो मनी लेंडर्स हैं वो नॉर्दर्न पार्ट में देखा जाए तो जो बनिया कम्युनिटी है वो ट्रेडर भी थी और मनी लेंडर भी थी, मतलब कि पैसों को उधार भी दिया करती थी और बिजनेस भी किया करती थी। गांवों में जो बनियास थे वो मनी को लेंड करते थे गरीब किसानों को, या रेवेन्यू पे करने के लिए, या फिर जो उनका एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस था वो मीट करने के लिए। शहरों में वो एडवांस लोन दिया करते थे ट्रेडर्स को, ऑफिशियल्स को या फिर नोबल्स को। मनी लेंडिंग वाज दस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कमर्शियल लाइफ, लिंकिंग एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड अर्बन फाइनेंस। ठीक है, तो जो मनी लेंडिंग है वो एक इंटीग्रल पार्ट है कमर्शियल लाइफ का, मतलब कि पैसों को उधार देना। आज भी अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने जाओ तो आपको लोन की जरूरत पड़ती है कि एक होम लोन ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको पे करेंगे। देन अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो भी आपको लोन की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो मनी लेंडिंग का सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्शियल सेक्टर में, और वो काम बनियास किया करते थे कहाँ, नॉर्दर्न इंडिया में। सर्राफ्स वर हाईली स्किल्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हु परफॉर्म्ड थ्री मेन फंक्शंस। सर्राफ जो थे वो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे इन फाइनेंशियल वर्क। ठीक है, इनका तीन मेन फंक्शनैलिटी था। पहला, मनी चार्जर्स, दे असेस्ड द मेटालिक प्योरिटी, वेट एंड एक्सचेंज रेट ऑफ कॉइन्स। ठीक है, बेसिकली जैसे कि आप आज भी अगर किसी जेवर को लेकर के किसी जौहरी के पास जाओगे तो आप पूछोगे कि हाँ ये सही है या नहीं है, गलत है या नहीं, मतलब किसकी जो क्वालिटी है क्या वो अच्छी है या फिर इसमें कुछ मिलावट है, तो आपको प्योरिटी चेक करके बताएगा। तो वही काम सर्राफ्स किया करते थे। ठीक है, मेटालिक प्योरिटी चेक करते थे, वेट चेक करते थे, एक्सचेंज रेट ऑफ कॉइन, मतलब कि मान लो कि कोई यूरोपियन मनी है उसका इंडियन करेंसी में क्या वैल्यू होगा, तो एक्सचेंज करके मान लो कभी आपको यूरोपियन पैसे चाहिए, कभी आपको इंडियन पैसे चाहिए, तो इस तरह की चीजें सराफ्स किया करते थे। अकॉर्डिंग टू ट्रेवेनियर, इवन द स्मॉलेस्ट विलेज हैज अ मनी चेंजर कॉल्ड चेराब सराफ, who also acted as a banker and issued letter of exchange। मतलब कि ट्रेवेनियर के बारे में अगर भरोसा किया जाए, उनके लिखे हुए अकाउंट की अगर बात मानी जाए, तो जो सबसे छोटा विलेज जो था ना वहां पे भी मनी चेंजर्स यानी कि सराफ्स हुआ करते थे, जिनको चिराब कहा जाता था। ठीक है, और ये बैंकर की तरह काम किया करते थे। ठीक है, लेटर ऑफ एक्सचेंज भी इशू करते थे कि ठीक है, मतलब पेपर पे लिख करके किसी चीज का सबूत दिया करते थे। बैंकर्स, दे एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, लेंट मनी ऑन इंटरेस्ट एंड इशूड हुंडीज मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। तो बैंकर्स जो थे वो क्या करते थे कि पैसे अपने पास रखते थे, आपको इंटरेस्ट देते थे, आपको पैसे उधार पे देते थे। ओके, नाउ ट्रेडर्स इन प्रीशियस मेटल्स। ओके, तो सराफ्स तो मनी चेंजर्स थे ही, इसके साथ साथ वो बैंकर्स भी थे, मतलब कि वो डिपॉजिट अपने पास रखते थे, उस पे आपको इंटरेस्ट देते थे, आपको पैसे देते थे उधार पे। हुंडीज का सिस्टम था इनके पास, हुंडीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले। नाउ ट्रेडर्स इन प्रीशियस मेटल्स, दे डेल्ट इन गोल्ड, सिल्वर एंड ज्वेलरी। ये ट्रेडिंग करते थे गोल्ड में, सिल्वर में और अलग अलग ज्वेलरीज में। सराफ्स वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मुगल मिंट एस्टैब्लिशमेंट्स वेयर they verified the purity of bullion and newly minted coins। तो जो सराफ्स थे वो मुगल मिंट एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कि मुगल्स के जो कॉइन्स बन रहे हैं वहां पे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वो ये सर्टिफाई करते थे, वेरीफाई करते थे कि जो अभी नए कॉइन्स बने हैं वो असली हैं या नकली हैं। इनकी एक्टिविटी की वजह से लोकल मार्केट जो है वो ब्रॉडर मॉनेटरी एंड क्रेडिट नेटवर्क से कनेक्ट होता था। ब्रोकर्स, दलाल्स,
Brokers or dalals emerged as a specialized merchant groups after the Turkish conquest of North India. नॉर्थ इंडिया में जब टर्किश कॉन्क्वेस्ट होता है उसके बाद एक ग्रुप का इमर्जेंस होता है जिसको ब्रोकर या फिर दलाल्स कहते हैं. दे सर्व्ड एज मिडिलमैन. ये मिडिलमैन की तरह काम करते हैं बायर और सेलर के बीच में. अगर आपको कोई एक कुर्सी खरीदनी है, ठीक है, एक्स इंसान के पास कोई कुर्सी अवेलेबल है, वाई इंसान को वो कुर्सी खरीदनी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों एक तीसरे इंसान जेड को जानते हैं जो इसको भी जानता है और इसको भी जानता है. तो ये एज मिडिल मैन काम करेगा और इसको बोलेगा कि तुम ये कुर्सी इसको बेच दो, इसको बोलेगा कि तुम कुर्सी इससे खरीद लो. तो ये जो इंसान हुआ ये हुआ ब्रोकर या फिर दलाल. They served as middleman between buyer and seller, okay, playing a crucial role in inter-regional and foreign trade. ये लोग क्या करते थे? ये लोग इंटर रीजनल और फॉरेन ट्रेड में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते थे. Foreign merchants depended heavily on them due to language barriers and lack of local knowledge. जो फॉरेन मर्चेंट्स थे वो ब्रोकर्स पे या दलाल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था. भाषा सबकी सेम नहीं थी उस टाइम पे. इंग्लिश कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी. ठीक है, तो ये लोग इस तरह से काम करते थे. ट्रांसलेट करके इनकी बात उनको कहेंगे, ट्रांसलेट करके उनकी बात इनको बताएंगे. दे ऑपरेटेड इन मेजर सिटीज लाइक सूरत, अहमदाबाद, आगरा, पटना. कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक दिस यहाँ पे ये लोग ऑपरेट करते थे. Manrique in 1640 mentioned that Patna alone had about 600 brokers. ठीक है, पटना में एक अकेले मैंड्रिक्यू अपने अकाउंट में लिखते हैं कि पटना में अकेले 600 से ज्यादा ब्रोकर्स हुआ करते थे. नाउ अकॉर्डिंग टू ए जान कैसार, ब्रोकर्स वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. 4 तरह के ब्रोकर्स हुआ करते थे जान के हिसाब से. एम्प्लॉयड बाय कंपनीज और मर्चेंट्स, ऐसे लोग जो किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी मर्चेंट के लिए काम कर रहे हैं. वर्कड फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, मतलब कि कभी इस क्लाइंट के लिए कभी उस क्लाइंट के लिए, जहां पे जो भी डील मिली उसके लिए. ऑपरेटेड ऑन एड हॉक बेसिस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स. ऑपरेटेड ऑन एड हॉक बेसिस का मतलब हुआ कि जब जरूरत हुई नेसेसिटी के हिसाब से. कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जैसे कि भी स्कूल्स में भी टीचर्स चाहिए होते हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चाहिए होते हैं कभी कभी. उसी तरह से नेसेसरी के हिसाब से ये लोग काम करते थे. स्टेट अपॉइंटेड ब्रोकर्स हु रजिस्टर्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए, वहां के जो राजा हैं उनके लिए काम किया करते थे. ब्रोकर्स ऑल्सो स्पेशलाइज्ड बाय कमोडिटी. सम डेल्ट इन टेक्सटाइल, सॉल्टपेटर, इंडिगो और सिल्क, वाइल अदर्स हैंडल मल्टीपल गुड्स. ठीक है, तो ब्रोकर जो कम्युनिटी थी वो अलग अलग कमोडिटीज में भी डील करती थी. ऐसा नहीं था कि हाँ एक ब्रोकर है वो सब में डील कर रहा है. तो अलग अलग चीजें वो ब्रोकरेज करते थे उनकी. जैसे टेक्सटाइल हो गया, कपड़ों का हो गया, सॉल्टपीटर जो ये एक तरह से बारूद है जो कि काम आता है गोली और बंदूक बनाने में. नाउ इंडिगो, नील और या फिर सिल्क, अलग अलग तरीके से ये लोग काम करते थे. इनका जो कमीशन होता था यूजुअली 2% का होता था हर ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे, इक्वल टू शेयर्ड बाय बायर्स एंड सेलर्स. मतलब कि इक्वली जो 2% देना होगा ब्रोकर को वो 2% होगा और ब्रोकर और बायर दोनों ही वो उसको वो चीज देगा. सैलरीड ब्रोकर्स अर्नड बिटवीन ₹10 and ₹38 पर मंथ, ऑफन विथ बोनसेस. तो जो सैलरीड ब्रोकर्स थे, जैसे कि अगर किसी कोई मर्चेंट के अंदर है, कोई कंपनी के अंदर है, तो 10 से 38 रुपए पर मंथ उनको मिलता था और बोनसेस भी मिलते थे. Besides trade facilitations, ब्रोकर्स प्लेड अ वाइटल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन. ठीक है, तो ट्रेड प्रोवाइड करने के अलावा भी ब्रोकर्स जो थे वो बहुत एक वाइटल चीज प्रोवाइड करते थे जो कि था ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन ही प्रोवाइड करते थे. दे ऑफन एडवांस्ड दादनी टू आर्टिशंस एंड ऑन बिहाफ ऑफ मर्चेंट्स, इंश्योरिंग स्टीडी प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, दादनी सिस्टम क्या है? तो दादनी सिस्टम ये है, हम लोग पहले वाले यूनिट में देख चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ. दादनी सिस्टम ये है बेसिकली कि कोई मान लो कि एक नोबल फैमिली है, वो नोबल फैमिली क्या करेगी कि उसको कोई बहुत सारे कपड़े बनवाने हैं. ठीक है, तो वो एक वीवर को पैसे देगी इन एडवांस और वो जो वीवर है वो जाकर के रॉ मटेरियल खरीदेगा. ठीक है, वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसके बाद फिर वो अब या तो वो सारा का सारा पैसा जो नोबल फैमिली है वो पहले ही उसको दे चुकी होगी या फिर वो कुछ एडवांस दिया होगा नोबल फैमिली ने, लेकिन मामला फिक्स होगा कि पैसे इतने ही देने हैं. तो वीवर जाके रॉ मटेरियल खरीदेगा, उस सामान को बनाएगा और उसके बाद फिर उस नोबल फैमिली को दे देगा. तो ये होता था दादनी सिस्टम. तो उसी दादनी सिस्टम का जो पैसा था वो मर्चेंट्स के बिहाफ में यही ब्रोकर्स दिया करते थे. किसको?
वीवर्स को दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वीवर्स को दे दिया, पेजेंट्स को दे दिया, फार्मर्स को दे दिया, जिनसे भी उनकी बातें हुई है। तो इसकी वजह से जो स्टेडी प्रोडक्शन है, मतलब जो काम है वो जल्दी होता था और गुड्स का जो सप्लाई था वो कंटिन्यूअस रहता था। कंक्लूजन में कह सकते हैं हम लोग कि जो मनी लेंडर्स हैं, सर्राफ्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सेट करके रखा, जिसकी वजह से जो मुगल इंडिया का ट्रेड नेटवर्क था वो बहुत स्ट्रांग रहा। मनी लेंडर्स जो थे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटी से लिंक्ड थे। सर्राफ जो थे वो स्टेबल करेंसी एक्सचेंज और क्रेडिट पे काम करते थे। ब्रोकर्स फैसिलिटेट करते थे कि स्मूथ ट्रांजैक्शन हो और प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रहे। Together, they sustained the complex commercial system that supported India's vibrant economy during the Mughal period. Okay. कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हम लोगों को देखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग हुंडी भी कहते हैं। द हुंडी इमर्ज्ड एज अ की इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हुंडी जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक की इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि मुख्य जरिया के रूप में उभर के आता है मुगल पीरियड के टाइम के दौरान। इट वॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट अलाउ मर्चेंट्स टू सेफली ट्रांसफर मनी अक्रॉस रीजन्स विदाउट कैरिंग कैश, ठीक है। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, लाइक चेक था, जो कि मर्चेंट्स को सेफली ये प्रोवाइड करता था कि हाँ, आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपना जो कैश है वो ट्रांसफर करवा सको विदाउट इसको कैरी किए हुए। Merchants deposited money with sarrafs, money changers who issued a hundi redeemable by their agents elsewhere, ठीक है। मर्चेंट्स जो थे वो सराफ्स के पास पैसे जमा किया करते थे और वो जो सराफ है वो उनको एक हुंडी दिया करता था, जो कि दूसरे किसी जगह पे उन्हीं के एजेंट के द्वारा रिडीमेबल, मतलब कि आप उस पैसे को कहीं और निकाल सकते थे। Over time, hundis became negotiable instruments used for payments and trade settlements. स्टार्टिंग में तो बस ये यही शुरू हुआ कि कुछ इस तरह से चीज़ें थी कि अगर आप एक जगह दिल्ली पे हो और आपको कहीं पे भोपाल में आपको पैसे चाहिए, तो आपने यहाँ पे किसी सर्राफ को पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको एक हुंडी इशू करके देगा और ये हुंडी आप भोपाल में जाकर के इसके एजेंट को दिखाओगे और ये एजेंट जो है ये आपको उस हुंडी के बदले में जो डिजिग्नेटेड आपका पैसा होगा वो पैसा आपको दे देगा। स्टार्टिंग में बस यही सिस्टम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट तो रहता ही है, इसके अलावा ये और भी चीज़ों में काम आने लगता है। ट्रेड सेटलमेंट में काम आने लगता है। एक बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। पहले सिंपल था कि कैश कैरी नहीं करना चाहते हैं लोग, लेकिन बाद में ये दूसरे तरीकों से भी काम आने लगा, जैसे कि आप किसी को पैसे ना दे करके हुंडी दे दो कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हें 2000 देने हैं, ठीक है तुम ये 2000 रुपए का हुंडी रख लो, तुम ये निकलवा लेना यहाँ से, समथिंग लाइक दैट। Even the Mughal state used hundi for transferring funds such as sending army payments or collecting tributes, ठीक है। तो मुगल स्टेट भी हुंडी को एज पेमेंट मेथड यूज करने लग जाता है, जैसे कि अगर उसको अपने आर्मी पर्सन्स को पैसे देने हैं या फिर कहीं से ट्रिब्यूट कलेक्ट करना है तो वो हुंडीज को कलेक्ट करते थे इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मनी। Rates of exchange varied by distance, time and money availability with commissions charged by sarraf। और ऐसा नहीं है कि ये अगर दिल्ली वाले का एजेंट यहाँ पे भोपाल में इसको पैसे दे रहा है तो वो 5 लाख का 5 लाख दे देगा, आपको कुछ ना कुछ वो कमीशन काटता था। अब ये कमीशन टाइम पे डिपेंड करता था, डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, मनी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता था, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम, अब देखते हैं बैंकिंग सिस्टम। Serafs also functioned as bankers accepting deposits and lending money at interests। सर्राफ्स जो थे वो बैंकर्स की तरह भी काम किया करते थे, मतलब कि वो डिपॉजिट लिया करते थे, पैसे दिया करते थे। ओके, डिपॉजिटर्स earned around 9 to 10% interest while bankers changed higher rates for loans, ठीक है। तो जो लोग उनके बैंक में, जैसे आज भी होता है बैंक्स में हम लोग जो पैसे जमा करते हैं उसके बदले में हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और जो बैंकर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जब लोन देते हैं तो हाइयर रेट पे लोन देते हैं, मतलब कि जितना इंटरेस्ट वो यूजर को दे रहे हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे वो लोन दूसरे कस्टमर को देते हैं। तो बेसिकली बीच का जो मार्जिन होता है वो बैंक का अपना प्रॉफिट होता है। तो ये चीज पहले भी मिडिवल इंडिया में होती थी।
They played a crucial role in money circulation and state finance, with nobles and officials often depositing or borrowing funds. जो बैंकिंग सिस्टम है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है मिडिवल इंडिया के ट्रेडिंग सिस्टम में, क्योंकि जो स्टेट फाइनेंस है उसका जो मनी सर्कुलेशन था वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हुआ करता था। नोबल्स और ऑफिशियल्स यहाँ पैसे जमाया करते थे और यहाँ से लोन्स भी लिया करते थे। सम बैंकिंग फैमिलीज लाइक जगत सेठ्स ऑफ बंगाल गेन्ड इमेंस पावर ड्यू टू देयर लिंक्स विथ प्रोविंशियल ट्रेजरीज। कुछ जो इम्पोर्टेंट बैंकर्स हैं जैसे कि जगत सेठ ऑफ बंगाल, इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर इकट्ठा कर ली थी, बहुत ज़्यादा इनके पास ट्रेजरीज अवेलेबल थी। ओके, यूशरी का मतलब इटसेल्फ होता है कि आप किसी भी इंसान को अनरीजनेबल हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे उधार में दो। ठीक है, मनी लेंडिंग जिसको या फिर यूशरी कहा जाता है वॉज कॉमन फॉर पर्सनल एंड कॉमर्शियल नीड्स। तो मनी लेंडिंग अगर सिंपली समझा जाए तो वो पर्सनल और कॉमर्शियल नीड्स के लिए नेसेसरी था। ठीक है, विदाउट उसके बिजनेस नहीं हो सकता है और कभी कभी लोगों को भी मनी लेंडिंग की जरूरत पड़ती है। Peasants borrowed to pay taxes, nobles for daily expenses and traders for businesses। ठीक है, जैसे कि जो peasants हुआ करते थे वो टैक्सेस पे करने के लिए मनी उधार लिया करते थे। जो nobles थे उनका डेली का एक्सपेंस ही इतना ज़्यादा था कि कभी कभी उनकी कमाई पूरी नहीं पड़ती थी। नाउ ट्रेडर्स जो थे वो अपने बिजनेस के लिए मनी उधार लिया करते थे। Interest rates varied widely by region from 6 to 12% per annum in Agra and Surat to as high as 36% on the Coromandel coast, indicating limited financial market integration। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो थे वो 6 से 12% तक पर एनम हो सकते थे, लाइक आगरा और सूरत में ऐसा था, लेकिन 36% तक का भी हम लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिला है कोरोमंडल कोस्ट के पास, मतलब तमिलनाडु वाले रीजन में, जो कि ये बतलाता है कि किस तरह से फाइनेंशियल इंटीग्रेशन जो है वो डिपेंड करता है। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ठीक है, पेजेंट्स जो है वो अक्सर हाई रेट्स पे किया करते थे, समटाइम्स अप टू 15% एनुअली। पेजेंट्स जो थे सबसे ज्यादा हाई रेट पे किया करते थे, 15% एनुअली भी उनको पे करना पड़ता था कभी कभी। ठीक है, बॉटमरी क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे आपको शिप्स के बदले में पैसे उधार पे दिए जाते थे। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि उधार अगर कोई आपको दे रहा है तो उसके बदले में आपके पास कुछ वो रखवाना चाहता है कि हाँ मुझे मेरे पास कुछ सोना रख दो, मेरा अपना जो घर है वो रख दो, उसके बाद फिर उसके बदले में मैं तुमको पैसे दूंगा। तो उसी तरह से बॉटमरी में क्या होता था कि शिप्स को गिरवी रखा जाता था और उसके बदले में उसको पैसे मिलते थे। ड्यू टू रिस्क इन मैरीटाइम ट्रेड, क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क हुआ करता था, अ सिस्टम कॉल्ड बॉटमरी इमर्ज्ड। तो ये सिस्टम जो है बॉटमरी यहाँ से इमर्ज होता है। इट इन्वॉल्व लेंडिंग मनी एट हाई इंटरेस्ट 14 to 60% टू फाइनेंस कार्गो और वॉयजेस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चला करते थे, 14 से 60% तक का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था टू फाइनेंस अ कार्गो और वॉयज। The lender bore the risk. If the ship was lost, the loan was fortified, making it a speculative but essential practice in sea। ठीक है, तो जो लेंडर था वो ये रिस्क लेता था कि अगर जो तुम्हारा वॉयज है, कार्गो है, वो डूब जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो जो लोन है वो फोर्टिफाई हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, आपको वो लोन पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से ये एसेंशियल था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो इन बॉटमरी। ओके, partnership in trade. Merchants often entered joint ventures to pool resources for large trade operations, both inland and overseas. Merchants जो थे वो अक्सर joint ventures of pool में enter करते थे, मतलब कि बहुत सारे लोग मिल करके resources के लिए किसी मार्केट में आते थे, क्योंकि उनको large trade operations करने थे, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। नोबल्स और ब्रोकर्स जो थे वो इन्वेस्ट किया करते थे शिप्स में, कार्गोज में मिलजुल करके। ठीक है, कि 10,000 मेरे हो गए, 20,000 तुम्हारे हो गए, 1 लाख की जरूरत है, तो बहुत सारे लोग मिलजुल करके ये काम किया करते थे। This help expanded commercial ventures and shared financial risks among partners। अब पार्टनरशिप की वजह से क्या होता है कि जो कॉमर्शियल वेंचर है वो एक्सपैंड कर सकता है, मतलब कि अगर कोई एक इंसान 1 लाख रुपए ही लगा सकता है तो पार्टनर्स के साथ मिलकर के वो 10 लाख रुपए लगा सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आपको लॉस भी होता है तो उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा,
ठीक है, मतलब लॉस तो सबका ही होगा, लेकिन क्या होता है कि अगर 10 लाख रुपए सब 10 लोगों में बटे हुए हैं और आपको लॉस कुछ हो जाता है उसमें 5 लाख रुपए का, तो आपको 50,000 का ही लॉस होगा। अगर आपने अकेले 10 लाख रुपए लगाए थे तो आपको पूरा का पूरा 10 लाख का लॉस होगा। ठीक है। इंश्योरेंस, बीमा। इंश्योरेंस और बीमा वाज अनदर सिग्निफिकेंट कॉमर्शियल प्रैक्टिस। तो इंश्योरेंस या फिर बीमा जो है वो भी पुराने टाइम्स में हुआ करती थी, कवरिंग बोथ इनलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड। इनलैंड और मैरीटाइम ट्रेड दोनों ही कवर होता था इसमें। सर्राफ्स एंड मर्चेंट्स इंश्योर्ड गुड्स एंड शिप्स अगेंस्ट लॉस और डैमेज। सर्राफ्स और मर्चेंट्स जो थे वो क्या करते थे, वो जो भी सामान है और जो भी शिप है उसको इंश्योर किया करते थे कि अगर कोई भी लॉस या फिर डैमेज होगा तो हम लोग आपको इसके लिए पे करेंगे। रेट्स वैरी डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो रिस्क है कि इंश्योरेंस का आपको क्या प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता था, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि किस रिस्क पे आप जा रहे हो। आप अगर बहुत ही ज़्यादा कोई डेंजरस टेरिटरी में एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़े। आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। विथ सी इंश्योरेंस कॉस्टिंग मोर, और जो सी इंश्योरेंस था वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम लेता था। By the 18th century, insurance was well established in India's trading system. और 18th century के आते तक में इंश्योरेंस जो था वो well established था, मतलब अच्छे से इंश्योरेंस वाला काम इंडिया में चल रहा था। Okay, now merchants, trading organizations and state. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड के दौरान ट्रेड जो था वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था। दो द स्टेट्स मेन इनकम केम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू रादर देन द ट्रेड टैक्सेस, ठीक है, लेकिन जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट यानी कि मतलब राजा का जो मेन इनकम है वो आ रहा है कहाँ से, लैंड रेवेन्यू से, ट्रेड के रेवेन्यू से नहीं आ रहा था। ठीक है। नाउ merchants paid customs and toll taxes on goods, but those collections were relatively minor. Merchants जो थे वो टैक्सेस पे किया करते थे अपने गुड्स के बदले में, लेकिन जो उनका कलेक्शन था वो बहुत ही कम हुआ करता था। टाउन्स सर्व्ड एज मेजर सेंटर्स ऑफ कॉमर्स। टाउन्स जो थे वो मेजर सेंटर थे, इकोनॉमिकल जोन थे, ठीक है। एंड द कोतवाल एंड द स्टाफ इंश्योर्ड लॉ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी एसेंशियल फॉर स्मूथ ट्रेड ऑपरेशंस। कोतवाल हुआ करता था जिस भी सिटी का, जो भी वो स्मूथ ट्रेड वाला जो अपना जोन चल रहा है उसको चलने के लिए प्रमोट करता था या फिर उसको सिक्योर और सेफ रखने का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ठीक है। नाउ द ट्रेडिंग कम्युनिटी लार्जली रेगुलेटेड इट्स ओन अफेयर्स थ्रू मर्चेंट गिल्ड्स एंड एसोसिएशन। ट्रेडिंग कम्युनिटीज के पास अपने एसोसिएशंस हुआ करते थे, अपने ग्रुप्स हुआ करते थे जहां पे वो आपस के अपने झगड़े सुलझाया करते थे। इन गुजरात सच ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज महाजन्स। गुजरात में इन ऑर्गेनाइजेशंस को महाजन्स कहा जाता था। Each महाजन represented traders dealing in a specific commodity. हर एक महाजन एक स्पेसिफिक कमोडिटी का लीड करता था। जैसे कि अगर कोई कपड़ों का महाजन है तो उसके अंदर कपड़े के जितने भी व्यापारी हैं उसका वो हेड है, ठीक है। अगर कोई स्पाइसेस में डील कर रहा है तो उसका अलग महाजन है, ठीक है। मतलब कि हर एक कमोडिटी का अपना एक स्पेसिफिक महाजन हुआ करता था। दे फॉर्मुलेटेड बिजनेस रूल्स, उन्होंने बिजनेस रूल्स बनाए। सेटल्ड डिस्प्यूट्स, मतलब अपने झगड़े सेटल किए। एक्टेड कलेक्टिवली टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। और अगर मान लो कभी कुछ ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो एम्परर है, जो किंग है, वो चाहता है कि कुछ एक्स्ट्रा मतलब अनरीजनेबल कोई टैक्स बढ़ा दिया जाए, जस्ट फॉर से स्पाइसेस पे बढ़ा दिया जाए, तो कलेक्टिवली ये क्या करेंगे कि प्रोटेस्ट करेंगे, उस चीज के लिए इनकार करेंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इनमें एकता थी। द वेल्दीएस्ट मर्चेंट ऑफ द टाउन कॉल्ड द नगर सेठ। और जो वेल्दीएस्ट मर्चेंट हुआ करता था टाउन का उसको नगर सेठ कहते थे। acted as an intermediary between traders and the state. This title often became hereditary. ठीक है। तो जो नगर सेठ हुआ करता था वो इंटरमीडियरी, मतलब कि जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, और जो स्टेट है मतलब कि जो एम्परर या फिर किंग के अंदर जो मंत्रिमंडल आता है, नोबल्स आते हैं, उसके बीच का लिंक हुआ करता था। और ये टाइटल अल्टीमेटली हेरेडिटरी भी बनता है। The Mughal administration recognized these merchants' bodies and frequently consulted them in commercial or administrative disputes. तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इन मर्चेंट बॉडीज को अच्छे से रिकॉग्नाइज करता था और जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती थी किसी भी कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स में तो उनको बुलाया जाता था, उनकी राय ली जाती थी।
They also supported collective actions like हड़ताल्स, shutdowns against oppressive officials. जैसे कि पहले भी थोड़ा मैंने बतलाया कि ये लोग मिलकर के प्रोटेस्ट करते थे किसी भी ऐसी नीति के अगेंस्ट जो इनके लिए अनरीजनेबल लगती थी। यहाँ पे एग्जाम्पल 1669 में क्या होता है कि जो सूरत के मर्चेंट्स है वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं और एक मैसिव स्ट्राइक के अंदर वो लोग सूरत से भरूच की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। ठीक है, और ये वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि सूरत जो वहाँ का गवर्नर था सूरत का, वो बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल हो रहा था, उनके उनके राइट्स को दबा रहा था और ये लोग चाहते थे कि खुद जो एम्परर औरंगजेब है वो इंटरवीन करे और गवर्नर की इन हरकतों पर रोक लगाए। Similarly, prominent merchants like Virji Vora, Santidas Javeri wielded significant influence and were occasionally called upon by Mughal rulers to mediate trade-related grievances. और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मर्चेंट्स थे, जैसे कि ये दोनों वीरजी वोरा और शांतिदास जावेरी जी। तो ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे, इनको मर्चेंट्स को बुलाया जाता था मुगल कोर्ट्स में ताकि ये मीडिएट कर सके, मतलब कि किसी ट्रेड में गवर्नमेंट की, सरकार की, यानी कि जो किंग था उसकी हेल्प कर सके। Despite their wealth, Virji Vora's estate was worth nearly 80 lakh. Merchants generally avoided direct involvement in politics. जो वीरजी वोरा थे उनका स्टेट बहुत बड़ा था, मतलब कि 80 लाख तक का उनका स्टेट हुआ करता था, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं किया करते थे पॉलिटिक्स में। इन कॉन्ट्रास्ट सेवरल नोबल्स इंगेज्ड एक्टिवली इन ट्रेड फॉर प्रॉफिट। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ जो नोबल्स थे, मतलब जो मर्चेंट्स नहीं है लेकिन जो नोबल्स हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए ट्रेड में उतरा करते थे। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स लाइक सिस्ता खान एंड मीर जुमला मोनोपोलाइज्ड की कमोडिटीज सच एज सॉल्ट पीटर एंड डायमंड्स। सिस्ता खान और मीर जुमला जैसे जो नोबल्स थे ये ट्रेड में आए और इन्होंने मोनोपोली भी स्टैब्लिश की, कहाँ पे? सॉल्ट पीटर के लिए और डायमंड्स के लिए। Even local officers often used their authority for commercial gain. लोकल ऑफिसर जो थे वो भी अपनी पर्सनल गेन के लिए कॉमर्शियल अथॉरिटीज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, Even local officers often used their authority for commercial gain, sometimes through coercive means. ठीक है, तो जो लोकल ऑफिसर्स थे वो लोग भी अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते थे ताकि वो लोग ट्रेड में या फिर कुछ पैसे कमा सके। ओवरऑल जो ट्रेडिंग सिस्टम था मुगल एरा का, वो ऑपरेट कर रहा था ब्लेंड ऑफ स्टेट सुपरविजन एंड मर्चेंट सेल्फ रेगुलेशन, मतलब कि किंग के मंत्रिमंडल का भी कुछ ना कुछ से था, वो लोग भी रूल्स लाते थे, रेगुलेशंस लाते थे और सुपरवाइज करते थे, विथ गिल्ड्स इंश्योरिंग ऑर्डर एंड फेयरनेस विद इन द कॉमर्शियल वर्ल्ड। और जो ग्रुप्स थे वो इंश्योर करते थे कि हाँ ये कॉमर्शियल प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट हम लोगों को दे रही है, क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। Okay, so now we have a lot of question answers here, and what I'm going to do, that I'm not going to explain the question and answers in this video. I will make a separate video in which we will study all the question answers of the whole subject. ठीक है, now you people can just pause the video and take the screenshot, and if you guys are comfortable in writing down these things, feel free to do that because you guys are student. आप लोगों को ये चीजें करनी चाहिए, आपको लिखने की भी इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी। ओके, नाउ तो इस पूरे सीरीज में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को खत्म करेंगे पढ़ के, जिस तरह से भी हम लोग पढ़ रहे हैं। देन फिर कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आएंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन होगा। पूरे सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में आपको पूरा समरी मिलेगा। देन उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा आपको मिलेगा फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तभी ही देखने हैं जब आप लोगों ने बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं करी हो और आपको अब है कि कल एग्जाम है, कल मुझे किसी भी तरह से एग्जाम देना है, तो वो पढ़ के जाओगे तो 80 to 90% आपका जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप लिख करके आ जाओगे। बुक समझ में आ जाएगा ये नहीं होगा, ठीक है, विच इज़ वेरी नेसेसरी कि हाँ आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आगे जाकर के आप इन्हीं चीज़ों से डील करोगे। ठीक है,
तो पता होना चाहिए। नाउ BHIC 112 के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स और सीरीजेस मैंने स्टार्ट करके रखी हुई हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। अगर आपको मन हो तो मे बी आपको वहाँ पे आपकी काम की कोई दूसरी चीज़ भी मिल जाए। ओके, apart from this I also make some historical videos on historical person, events and activities। मन हो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए या फिर नॉलेज के लिए वो भी देख सकते हो। अदर